आज पूरी दुनिया एआई के पीछे भाग रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर किस चीज के लिए? क्या यह सिर्फ एआई की दौड़ है या फिर इसके पीछे छिपा है ऐसा राज जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? सच तो यह है कि आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रेस किसी सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि एक ऐसी चीज की है जो इतनी छोटी है कि उसे आपकी आंखें भी ठीक से नहीं देख सकती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही छोटी सी चीज आपके स्मार्टफोन को जिंदा रखती है, आपके लैपटॉप को सोचने की ताकत देती है, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में काम करने देती है और एआई सुपर कंप्यूटर्स को सेकंडों में खरबों कैलकुलेशंस करने लायक बनाती है। आखिर ये है क्या? इसे बनाने के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक मशीन्स क्यों बनाई गई? इस पर अरबों डॉलर क्यों खर्च किए जा रहे हैं? और आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से ट्रांजिस्टर में जिसके बिना शायद आज की पूरी डिजिटल दुनिया रुक जाए? आज जेवो लैब पर हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे कौन सी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स काम करती है और कैसे इंसान रेत के एक साधारण कण को अरबों ट्रांजिस्टर वाली चिप में बदल देता है। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इसकी कहानी शुरू हुई थी। साल था 1947, जगह थी बेल लैब्स, अमेरिका। उस समय सारी मशीनें एक बड़े गर्म और भारी कांच के बल्ब जैसे पुर्जे पर चलती थीं, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहते थे। यह बहुत बिजली खाता था, जल्दी टूट जाता था और साइज में एक बल्ब जितना बड़ा होता था। जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रैटन नाम के दो वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या इसी काम को कोई बहुत छोटी और भरोसेमंद चीज नहीं कर सकती? उन्होंने एक जर्मेनियम क्रिस्टल पर सीधे दो पतली तारें छुआईं और यहीं से बना दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर। इसे पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर कहा गया। पहली बार इसका असली इस्तेमाल हुआ साल 1952 में एक हियरिंग एड यानी कान की मशीन में। उस दौर में इसे समझाने के लिए बहुत आसान सॉलिड स्टेट फिजिक्स के इक्वेशंस काम में आते थे। आज जितनी एडवांस्ड कैलकुलेशन तब नहीं थी। पर सवाल यह है, वो छोटा सा टुकड़ा आखिर काम कैसे करता है? एक ट्रांजिस्टर को समझने के लिए सबसे पहले उसके पार्ट्स जानने होंगे। इसमें एक सोर्स होता है जहां से करंट अंदर आता है, एक ड्रेन होता है जहां करंट बाहर निकलता है, बीच में एक चैनल होता है जिससे होकर करंट गुजरता है और सबसे ऊपर होता है गेट, जो तय करता है कि करंट को गुजरने देना है या रोकना है। इन सब के नीचे होता है सबस्ट्रेट यानी वो बेस जिस पर पूरा ट्रांजिस्टर टिका होता है और गेट पे ठीक नीचे एक बहुत पतली परत होती है जिसे गेट ऑक्साइड कहते हैं। यही परत गेट और चैनल के बीच एक दीवार का काम करती है ताकि करंट सीधा शॉर्ट सर्किट होकर लीक ना हो जाए। सोचिए इसे एक नल की तरह। सोर्स पानी की टंकी है, ड्रेन नीचे की बाल्टी, चैनल वो पाइप है जिससे पानी बहता है और गेट वो टोंटी है जो पानी को रोकती या बहाती है। जितना ज्यादा आप टोंटी खोलेंगे यानी गेट पर वोल्टेज बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा पानी यानी करंट बहेगा। पर यह सब बनता किस चीज पर है? जवाब है सिलिकॉन। सिलिकॉन को चुना गया क्योंकि यह एक सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब यह न तो पूरी तरह बिजली बहाता है, न पूरी तरह रोकता है, बीच का रास्ता अपनाता है। इसके पीछे है बैंड थियरी। हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस बैंड में बैठे होते हैं और उन्हें ऊपर एक कंडक्शन बैंड तक जाना होता है ताकि करंट बह सके। सिलिकॉन में इन दोनों के बीच की दूरी यानी बैंड गैप सिर्फ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना छोटा गैप कि थोड़ी सी ऊर्जा देते ही इलेक्ट्रॉन ऊपर कूद जाते हैं और करंट बहने लगता है। पर सिर्फ सिलिकॉन काफी नहीं, असली जादू शुरू होता है डोपिंग से। सिलिकॉन में बाहर से फास्फोरस या बोरन जैसे परमाणु मिलाए जाते हैं ताकि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा होल बन जाए। एक साधारण सिलिकॉन चिप में हर घन सेंटीमीटर में लगभग 10 की पावर 15 से 10 की पावर 18 तक डोपिंग एटम्स डाले जाते हैं। यही तय करता है कि वो हिस्सा एन टाइप बनेगा या पी टाइप। जहां एन टाइप और पी टाइप मिलते हैं, वहां बनती है एक पी एन जंक्शन। यही एक प्राकृतिक वोल्टेज अपने आप बन जाता है जिसे बिल्ट इन पोटेंशियल कहते हैं।
डरिए मत, इसका सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी ज्यादा डोपिंग उतना ज्यादा नेचुरल वोल्टेज जंक्शन पर बनेगा। एक सामान्य सिलिकॉन जंक्शन में ये वैल्यू लगभग 0.6 से 0.7 वोल्ट के आसपास होती है। अब बारी आती है असली मैन्युफैक्चरिंग की। पहला स्टेप है एक सिलिकॉन वेफर तैयार करना, यानी एक बहुत पतली बहुत साफ सिलिकॉन की प्लेट। इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। यही आगे चलकर गेट ऑक्साइड यानी इंसुलेटर बनेगी। इसके बाद आता है फोटोलिथोग्राफी, जहां रोशनी और मास्क के जरिए बताया जाता है कि चिप पर कहां-कहां कौन सा पार्ट बनना है। फिर होती है डोपिंग, जिसमें आयन इम्प्लांटेशन के जरिए एन टाइप और पी टाइप रीजन तैयार होते हैं। यही सोर्स और ड्रेन बनेंगे। इसके बाद एचिंग से फालतू हिस्सा हटाया जाता है और आखिर में मेटलिजेशन से मेटल की पतली तारें बिछाई जाती हैं, जो हर हिस्से को आपस में जोड़ती हैं। इस पूरे तरीके से एक सिलिकॉन वेफर पर करोड़ों ट्रांजिस्टर एक साथ तैयार हो जाते हैं। पर सवाल यह है, क्या आज भी ट्रांजिस्टर ऐसे ही बनते हैं? जवाब है नहीं। अभी की टेक्नोलॉजी इससे कहीं आगे निकल चुकी है। पुराने ट्रांजिस्टर को फिनफेट कहा जाता था, जहां गेट सिर्फ 3 तरफ से चैनल को छूता था। पर अब आ चुका है GAAFET, यानी गेट ऑल अराउंड, जहां गेट पूरे चैनल को चारों तरफ से घेर लेता है। इससे करंट कंट्रोल पहले से कहीं बेहतर हो जाता है और बिजली की बर्बादी कम होती है। यहीं एक और जरूरी कैलकुलेशन आती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी VT। ये वो वोल्टेज है जिसके बाद ही ट्रांजिस्टर ऑन होता है। सीधी भाषा में समझे तो जितनी पतली और अच्छी होगी गेट ऑक्साइड, उतना कम वोल्टेज चाहिए ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए। आज के सबसे आधुनिक ट्रांजिस्टर में ये वोल्टेज मुश्किल से आधे वोल्ट के आसपास होता है, जो पुराने ट्रांजिस्टर के मुकाबले काफी कम है। और यही वजह है कि आज की चिप इतनी कम बिजली में इतना ज्यादा काम कर लेती है। और यहीं इंटेल जैसी कंपनी ने एक नया तरीका निकाला, पावरविया यानी बैक साइड पावर डिलीवरी। पहले सारी बिजली की तारें चिप के ऊपर से जाती थी, अब इन्हें पीछे की तरफ से भेजा जाता है, जिससे रास्ता साफ रहता है और सिग्नल बेहतर चलता है। इसके साथ साथ आई है हाई NAEUV लिथोग्राफी, यानी वो नई मशीन जो पहले से भी छोटी और सटीक लाइंस बना सकती है चिप के ऊपर। अब सवाल आता है, कौन कंपनी इस रेस में कहां खड़ी है? TSMC अपने N2 यानी 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर पहुंच चुकी है, जिसे AMD और एप्पल जैसी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। इंटेल अपने 18A नोड पर गाफेट और पावरविया दोनों साथ लेकर आया है। सैमसंग अपने SF2 नोड पर काम कर रहा है, हालांकि उसे अभी भी अच्छी यील्ड हासिल करने में मेहनत करनी पड़ रही है। और एक 2 नैनोमीटर वेफर बनाने की लागत करीब $30,000 तक पहुंच चुकी है, यानी सिर्फ एक पतली सी सिलिकॉन प्लेट जिस पर हजारों चिप बनती है, इतनी महंगी बन चुकी है कि इसे सिर्फ दुनिया की गिनी चुनी कंपनियां ही अफोर्ड कर पा रही हैं। पर असली सवाल यह है, इतनी मेहनत का फायदा क्या मिलता है? नए गाफेट ट्रांजिस्टर पुराने के मुकाबले 10 से 15% ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं और साथ ही 25 से 30% तक कम बिजली खाते हैं। यही वजह है कि आपका फोन पहले से तेज भी चलता है और बैटरी भी ज्यादा देर टिकती है। और आगे क्या होने वाला है? TSMC पहले से अपने अगले नोड A16 पर काम कर रहा है, जो 2026 के आखिर तक आने वाला है। उसके बाद आएगा A14, जिसमें GAAFET की अगली जनरेशन और नैनोफ्लेक्स प्रो जैसी नई स्टैंडर्ड सेल आर्किटेक्चर इस्तेमाल होगी। हर नोड के साथ ट्रांजिस्टर और छोटा होगा और चिप के अंदर उसकी गिनती और बढ़ती जाएगी। यही रेस आगे चलकर तय करेगी कि AI कितनी तेजी से सोच पाएगा और आपकी अगली चिप कितनी पावरफुल होगी। तो अगली बार जब आप अपना फोन हाथ में लें, याद रखिए उसके अंदर बैठी है दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कहानी, जो एक साधारण से रेत के कण से शुरू होकर आज AI की पूरी दुनिया को चला रही है। ज़ेवो लैब पर हम ऐसी ही और कहानियां लेकर आते रहेंगे, एक एक टेक्नोलॉजी को शुरू से समझने के लिए।